गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। फिर से हम जो अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है। तो सबसे पहले हम आज क्वेश्चन लेते हैं। डिस्क्राइब एनी फोर मेन फंक्शन ऑफ करेंसी। मेन फंक्शन, मेन फंक्शन किसके? करेंसी के। किसके ध्यान में रखने हैं? करेंसी के। मेन फंक्शन किसके? करेंसी के। मुद्रा के आपको चार कार्य बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें आपको लिखना है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। माध्यम किसका? विनिमय का। किसका? विनिमय का। मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या कर सकते हैं हम करेंसी के माध्यम से? वस्तु का आदान प्रदान कर सकते हैं, मतलब वस्तु खरीद सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है यूनिट ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू मतलब मूल्य के जो मापक के रूप में हम इसको काम में ले सकते हैं, इसको करेंसी को, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है डिलेड पेमेंट। क्या कर सकते हैं हम? पेमेंट को रोक सकते हैं, ठीक है। मेजर ऑफ मेजर ऑफ डिलेड पेमेंट मतलब उधार रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उधार रख सकते हैं। किसके माध्यम से? करेंसी के माध्यम से, ठीक है। फोर्थ पॉइंट स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या कर सकते हैं हम? संग्रह कर सकते हैं मूल्य का। क्या कर सकते हैं? भंडार कर सकते हैं, मतलब इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट जो मेन फंक्शन है किसके? करेंसी के, वो आपको ध्यान में रखने, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें लीगल अवेयरनेस के बारे में, विधिक जागरूकता के बारे में लीगल अवेयरनेस के बारे में, विधिक जागरूकता जिसको कह सकते हैं, बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। लीगल अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस, विधिक जागरूकता। तो क्वेश्चन क्या है? सजेस्ट फोर मेजर्स टू ब्रिंग लीगल अवेयरनेस। फर्स्ट, by conducting legal awareness कैंप्स। क्या करना? शिविरों को आयोजन करना, लोगों को जागरूक करने के लिए क्या करना? समय समय पर, टाइम टू टाइम, अलग अलग स्थान पे हमें क्या करना चाहिए? कैंप है उनका आयोजन हमें करवाना चाहिए, ठीक है। सेकंड आपको ध्यान में रखना है लॉ रिलेटेड जो प्रोग्राम है, कानून संबंधी जो प्रोग्राम है, किन से संबंधित? कानून से संबंधित जो प्रोग्राम है वो हमें संचालित करवाए या संचालित करने चाहिए। इससे रिलेटेड लॉ, नियम, कानून जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। लॉ रिलेटेड जो प्रोग्राम है, लॉ रिलेटेड जो प्रोग्राम है वो हमें स्टार्ट करवाए जाने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट आपको इसमें ध्यान में रखना है वो है
प्रिंटिंग मैटर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए हमें। क्या करना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूट्स प्रिंटिंग बुक्स लिख सकते हो, पेपर्स लिख सकते हो। ठीक है, पेपर लिख सकते हो या बुक भी लिख सकते हो। हमें ये क्या करनी चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, वितरित करनी चाहिए, लोगों तक पहुंचानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लीगल अवेयरनेस के लिए हमें क्या करना चाहिए? लोक अदालत, या फिर हम कह सकते हैं मोबाइल लोक अदालत। मोबाइल लोक अदालत, मोबाइल लोक अदालत से मतलब सचल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गमन करने वाले जो विधिक जागरूकता के जो अभियान है वो हमें स्टार्ट करने चाहिए। ठीक है, ये जो विधिक जागरूकता के बारे में जो इंपोर्टेंट पॉइंट आपको बताई ये आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, लोक अदालत एंड लीगल अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है, ये हमें स्टार्ट करने चाहिए। क्या करना चाहिए? लास्ट सचल लोक अदालत एक जो विधिक जागरूकता जो अभियान है वो हमें क्या करनी चाहिए? जारी करनी चाहिए। किसके लिए? लीगल अवेयरनेस के लिए। ये सब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 1919 करके 1947 तक जितने भी इंपोर्टेंट जो पीजेंट मूवमेंट या फिर ट्राइबल मूवमेंट के बारे में ध्यान से देखेंगे उसको। इससे पहले हम नेशनल मूवमेंट देख लें। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। ठीक है, 1919 टू 1947 फर्स्ट जे जलियावाला। कौन सा? जलियावाला बाग मैसेकर, जलियावाला बाग जो हत्याकांड है उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 इवेंट कहां की है? जलियावाला बाग। कहां पर है? अमृतसर। कहां पर? अमृतसर। कहां पर है? अमृतसर। कहां पर? अमृतसर इन पंजाब। ठीक है, ध्यान में रखना इसको। किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो रॉलेट एक्ट के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसके माध्यम से किसी भी भारतीय को क्या किया जा सकता है? अरेस्ट किया जा सकता था। ठीक है, केवल और केवल किसके आधार पर? डाउट के आधार पर। ठीक है, उसके विरुद्ध में एक जो जनसभा वो हो रही थी कहां पर? जलियावाला बाग जो अमृतसर पंजाब के अंदर है वहां पर। ठीक है, और यहां पर बड़ी मात्रा में लगभग 20,000 जो पीपल कलेक्ट हुए और एट लास्ट एक ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है जनरल डायर। क्या नाम था? जनरल डायर। जनरल डायर
ठीक है। तो जनरल डायर के माध्यम से क्या किया जाता है, यहाँ पर इंटर्ड प्रवेश किया जाता है, कहां पर, अमृतसर जो जलियांवाला बाग है वहां पर। और एट लास्ट बिना किसी पूर्व सूचना के, मतलब किसी प्रकार की कोई जो वार्निंग है उनको नहीं दी जाती है, और एट लास्ट उन पर जो अटैक करना वो स्टार्ट कर दिया जाता है, और जिसके माध्यम से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मारे जाते हैं। ठीक है। और लगभग यहाँ पर 1000 के लगभग लोग हैं वो मारे जाते हैं, लगभग 3000 जो लोग हैं वो क्या होते हैं, इंजर्ड, घायल होते हैं। ठीक है। ये जलियांवाला बाग था जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके बाद में हम देखें नेक्स्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट में वो आपको ध्यान में रखना है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन, सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है। कब हुआ, 1920, 1920। इसके बाद में, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, लीडरशिप, नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। ठीक है। इसके अलावा इसके माध्यम से एक जो इंपोर्टेंट इवेंट चौरी चौरा पैलेस पे, वो आपको ध्यान में रखनी है, और उस इवेंट के कारण इसको स्थगित भी किया गया। ठीक है। तो फिर से ध्यान से सुनेंगे, महात्मा गांधी के माध्यम से, इसके माध्यम से, महात्मा गांधी के माध्यम से नेतृत्व इसका किया गया। ठीक है। क्या इस मूवमेंट के माध्यम से क्या किया जाएगा, जो गवर्नमेंट है उसका सहयोग नहीं किया जाएगा, किसके माध्यम से, भारतीयों के माध्यम से। ठीक है। और जो उपाधियां वो लौटा दी गई, और इसके अलावा हम कह सकते हैं जो गवर्नमेंट कार्य हैं उनमें किसी प्रकार का वो क्या नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है। इसके बारे में जो इवेंट है वो आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी, 5 फरवरी 1922। ठीक है। प्लेस ऑफ चौरी चौरा इन गोरखपुर, उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर, जो वहां पर हमें हिंसक इवेंट है वो देखने को मिलती है, जिसके कारण महात्मा गांधी को जो ये मूवमेंट है वो क्या करना पड़ता है, रोकना पड़ता है। ठीक है। और वो डेट आपको ध्यान में रखनी है, कब थी, 12 फरवरी 1922। ठीक है। ये नॉन कोऑपरेशन के बारे में जो इवेंट थी वो हमने देखी। अब नेक्स्ट देखेंगे, वो अपना है नेशनल मूवमेंट में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल सिविल डिस ओबीडियंस, सिविल डिस ओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये आपको ध्यान में रखना है, कब, 1931, 1931। ठीक है। इसके माध्यम से डिमांड किसकी की गई, कंप्लीट स्वराज की, ध्यान में रखना है। इस मूवमेंट के माध्यम से सबसे पहले जो डिमांड है वो रखी गई किसकी, पूर्ण स्वतंत्रता की, इसके माध्यम से, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के माध्यम से। ठीक है। इसके अलावा वापस से लीडरशिप महात्मा गांधी के द्वारा,
ठीक है। इसके अलावा इसमें बात करें तो लगभग 60,000 तो पीपल है वो गैदर्ड, इकट्ठा हुए थे, जिनको बंदी बनाया गया था, जेल में डाला गया था। ठीक है। और इसके अलावा इसमें आपको ध्यान में रखना, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, जिसको हम कह सकते हैं कोर्ट, स्कूल, कॉलेज, सबसे क्या कर दिया गया था, भारतीयों के द्वारा बहिष्कार कर दिया गया था। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखें तो आपको ध्यान में रखना है क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942। ठीक है, 1942। इसके द्वारा महात्मा गांधी के माध्यम से। ठीक है, इसके माध्यम से, महात्मा गांधी के माध्यम से। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, इसके अंदर स्लोगन महात्मा गांधी के माध्यम से, डू एंड डाई, डू एंड डाई, करो या मरो। ठीक है। इसके अलावा इस मूवमेंट में आपको ध्यान में रखना है कि लगभग 10,000, कितने, लगभग 10,000 लोग इस के अंदर मारे गए थे। ठीक है, किस मूवमेंट में, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट जो मूवमेंट थे वो हमने देखे। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे पीजेंट मूवमेंट की, किसान आंदोलन की। डिस्क्राइब द ट्राइबल एंड पिजन मूवमेंट ऑफ राजस्थान ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के अंदर जो ट्राइबल जनजातीय और साथ में जो किसान आंदोलन हुए हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले हम पिजन मूवमेंट देखते हैं, किसके, राजस्थान के, पिजन मूवमेंट ऑफ राजस्थान। पिजन मूवमेंट्स ऑफ राजस्थान। सबसे पहले हम लेते हैं इसमें बिजोलिया पिजेंट मूवमेंट। कौन सा, बिजोलिया पिजेंट, बिजोलिया पिजेंट मूवमेंट। कहां पर है, भीलवाड़ा। ठीक है। स्टार्ट कब हुआ, 1897। कब तक चला, 1941। कास्ट कौन सी थी इसमें, मतलब मोस्टली तो इसमें पीपल जो लोग थे वो कौन सी कास्ट के थे, वो दाखड़ कास्ट के थे, ध्यान में रखना इसको भी। ठीक है। इसके अलावा इससे रिलेटेड हम बात करें तो लगभग इसका जो नेतृत्व है, हमें सॉरी, तो इस इवेंट की बात करें तो ये लगभग 44 वर्ष, 44 ईयर्स तक चलने वाला इंडिया का सबसे जो लॉन्गेस्ट, जो बड़ा जो पिजन मूवमेंट जिसको कहा जाता है वो कौन सा है, बिजोलिया पिजन मूवमेंट। मतलब इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो किसान आंदोलन हुआ था वो कौन सा हुआ था, ये आंदोलन हुआ था। ठीक है। इसके बाद में बात करें हम किसकी, नेतृत्व की जो प्रोमिनेंट रोल था इसमें वो किसका था, विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है। और इसके अलावा
जो इसमें हमें देखने को मिलता है वो राव कृष्ण सिंह, ठीक है, जो कहाँ का इस समय, यहाँ का मेवाड़ का क्या था, जागीरदार जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। ये इवेंट थी किससे रिलेटेड, विजुअल या प्रेजेंट मूवमेंट से। इसके बाद में देखें हम तो बेगू, कौन सा, बेगू, प्रेजेंट मोमेंट, बेगू प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। किसके लिए स्टार्ट हुआ, रेवेन्यू के लिए, किसके लिए, लैंड रेवेन्यू के लिए। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि बड़ी मात्रा में जो टैक्स है वो बढ़ा दिए जाते हैं, कहां पर, बेगू के जो पीजेंट्स थे उन पर, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, ये मूवमेंट स्टार्ट कब है, 1921, ठीक है। इसके अलावा जो डिमांड है किसकी, पीजेंट्स की, वो एक्सेप्ट कर ली जाती है और ये जो पीजेंट मूवमेंट है वो क्या होता है, सक्सेसफुल रहता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पीजेंट मूवमेंट देखें तो वो है अपना निमुचना पीजेंट मूवमेंट। कौन सा, निमुचना पीजेंट मूवमेंट। निमुचना पेजेंट मूवमेंट, निमुचना पेजेंट मूवमेंट, ठीक है। तो वापस से हम बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट, और इसके माध्यम से यहाँ की जो कंडीशन वो कैसी थी, मतलब ये स्टार्ट क्यों हुआ, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, ये लेबर जो बेकार जिसको हम कह सकते हैं उनके विरोध में, इसके अलावा हाई टैक्सेस, इसके अलावा इससे रिलेटेड हम बात करें तो इस मूवमेंट में 14 मई 1925, ठीक है। किसके लिए थी ये स्टार्ट की थी, किसकी, इस मूवमेंट की। इसके अलावा यहां पर भी स्थिति किसकी, विरोध की हमें देखने को मिलती है। और एट लास्ट जो बड़ी मात्रा में गवर्नमेंट के माध्यम से यहाँ पर ओपनली फायर किया जाता है और लगभग 156 जो पर्सन्स हैं, पीपल है, उनकी डेथ हमें देखने को मिलती है और लगभग 600 जो पीपल हैं वो हमें इंजर्ड देखने को मिलता है, मतलब जो घायल जिसको हम कह सकते हैं उनकी अवस्था में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है वो डबल डायसिस की जो इवेंट इससे जोड़ी गई है, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। ये हमने इवेंट इसकी जो पीजेंट मूवमेंट्स थी उनकी देखिए, इंपॉर्टेंट बातें। इसके अलावा हम बात कर लें ट्राइबल मूवमेंट की, राजस्थान के देख तो भगत मूवमेंट और एक ही मूवमेंट, ठीक है। भगत मूवमेंट किसके माध्यम से स्टार्ट किया गया ये आपको ध्यान में रखना है, भगत मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट, भगत मूवमेंट। गोविंद गुरु किसके माध्यम से, गोविंद गुरु के माध्यम से स्टार्ट किया गया। इससे रिलेटेड इवेंट एक और संप सभा, कौन सी सभा, संप सभा,
जिसके माध्यम से किन में, बिलों में जन जागृति और सुधार के लिए इसका निर्माण किया, और एट लास्ट इसके लिए एक डेट निर्धारित की गई, जिसके माध्यम से ये क्या करेंगे, सामूहिक रूप से कलेक्ट होंगे और उनको इनके बारे में जो उनमें कमियां थी, उनकी जो बुराइयां थी, उनके बारे में उनको अवगत कराना, किनको, बिलों को, और उनमें सुधार करना, किसके द्वारा, गोविंद गुरु के द्वारा। ठीक है। और एक ऐसा आंदोलन हमें मानगढ़ जो पहाड़ी उस पर देखने को मिलता है, जिसका नेतृत्व है, लीडरशिप किसके द्वारा, गोविंद सिंह, जो गोविंद गुरु उसके द्वारा की जा रही थी। और वहां पर वापस से हमें एक इवेंट देखने को मिलती है और इसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मारे जाते हैं, और जो गोविंद गुरु उसको क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है। ये इसके बारे में आपको जो इंपोर्टेंट छोटी छोटी जो बातें थी वो आपको बता दी गई है। लगभग 10 वर्ष का जो कारावास इसको दिया जाता है, किसको, किसको, गोविंद गुरु। एक ही मूवमेंट 1917। ठीक है। इसके अलावा स्टार्ट किसके माध्यम से, मोतीलाल तेजावत के माध्यम से। ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको भील के साथ में एक और जो कास्ट जो जाती है उसका ध्यान में रखना है, जिसका नाम है ग्रासिया। ठीक है। इनमें सुधार के लिए, इनमें इंप्रूवमेंट के लिए जो मूवमेंट है वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है। ये छोटी छोटी इवेंट्स थी जो हमने डिस्कस की। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम तो, हाउ मेनी, अपना पॉलिटिकल से रिलेटेड है, हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन इंडियन पार्लियामेंट, ये इसके बारे में हमने डिस्कस कर ली थी। डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, कितने सदन होते हैं किसमें, पार्लियामेंट में, और इसके अलावा इनके जो पावर्स है उनके बारे में पूछा गया, मतलब इनकी जो शक्तियां किसकी, इनकी पार्लियामेंट की, उनके बारे में पूछा गया। तो सदन के बारे में बात करें तो 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। और दोनों के जो आर्टिकल्स हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। कितने सदन बताए हैं, 2 हाउसेज बताए हैं, कितने, 2, लोकसभा फर्स्ट, सेकंड राज्यसभा। ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल इनसे रिलेटेड वो आपको ध्यान में रखना है कि कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग लोकसभा होगी और कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग राज्यसभा होगी। ठीक है। पार्लियामेंट, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पार्लियामेंट किस अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग, सॉरी किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है। तो पार्लियामेंट की बात करें तो 79 के अकॉर्डिंग एक पार्लियामेंट होगी। ठीक है। राज्यसभा आर्टिकल, लोकसभा आर्टिकल, तीनों ध्यान में रखने आपको। 80 के अकॉर्डिंग राज्यसभा होगी और 81 के अकॉर्डिंग लोकसभा होगी। तीनों आर्टिकल भी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे पावर्स की। तो सबसे पहले हम लेते हैं कौन सा पावर, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर किसका, पार्लियामेंट का। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, मुख्य जो कार्य है किसका, पार्लियामेंट का, उसमें क्या होगा, इज द फॉर्मेशन ऑफ लॉ, निर्माण किसका, नियमों का, फॉर्मेशन ऑफ लो, नियमों का निर्माण, किसके लिए, नेशंस वेलफेयर, राष्ट्र कल्याण के लिए क्या करना, नियमों का निर्माण करना। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें सेकंड, फाइनेंशियल पावर, वित्तीय पावर जिसको हम बोलते हैं, किसको बोलते हैं, फाइनेंशियल पावर को क्या बोलते हैं, वित्तीय पावर बोलते हैं। फाइनेंशियल पावर,
जो वित्तीय पावर है वो कंप्लीटली इसके हाथों में होता है, पार्लियामेंट के हाथों में होता है। ठीक है, इसको इस पार्लियामेंट के द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट हैज एब्सोल्यूट कंट्रोल अपॉन द फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट। जो वित्त है किसका, राष्ट्र का, उन पर कंप्लीटली जो अधिकार होता है वो किसका होता है, पार्लियामेंट का। ये किसके अकॉर्डिंग, अपने संविधान के अनुसार। ऑल द प्रपोजल, सारे जो प्रस्ताव हैं, एंड डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन बी इंप्लीमेंटेड ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। किसके अप्रूव के बाद में, पार्लियामेंट के अप्रूव के बाद में ही इसको जारी किया जा सकता है। ये आपको इसके बारे में ध्यान में रखना है, फाइनेंशियल पावर की बात करें तो। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात देखें, वो अपना है पावर ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा है, थर्ड, वो है पावर ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, PIO। ठीक है, पावर, शक्ति किसकी, अमेंडमेंट, संशोधन करने की। किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में। संविधान में जो संशोधन करने की जो शक्ति है वो किसके पास में होती है, पार्लियामेंट के पास में ही होती है। ठीक है, दोनों सदनों के माध्यम से बहुमत से पारित करने के बाद में एट लास्ट जो अप्रूव जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जाता है। इसके अप्रूव के बिना अमेंडमेंट है वो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, प्रशासनिक पावर भी इसके पास में होते हैं। किसके पास में, पार्लियामेंट के पास में। इसके पास में, पार्लियामेंट के पास में। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, प्रशासनिक पावर। तो इसकी बात करें हम तो ध्यान में रखना है, दो द कैबिनेट रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री बट कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द पार्लियामेंट्स। गवर्नमेंट का संचालन किसके माध्यम से होता है, कैबिनेट के माध्यम से, लेकिन वो कंप्लीटली डिपेंड रहती है किस पर, पार्लियामेंट पर। ठीक है, ये आपको इसके बारे में ध्यान में रखना है। इसके अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग, बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, सॉरी, द पार्लियामेंट कैन आस्क क्वेश्चन एंड काउंटर क्वेश्चन फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। क्या कर सकती है, क्वेश्चन पूछ सकती है। कौन, पार्लियामेंट, किससे, कैबिनेट से। ठीक है, ये पावर भी किसके पास में होता है, पार्लियामेंट के पास में होता है। इसके अलावा बात करें हम किससे रिलेटेड, इलेक्शन से। इलेक्शन की पावर भी किसके पास में होते हैं, पार्लियामेंट के पास में होते हैं। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट पार्टिसिपेट, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। दोनों वर्ड ध्यान में रखने हैं, ये हम बात कर चुके हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। जो इलेक्शन होते हैं किसके, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है कौन, पार्लियामेंट। मतलब दोनों सदन इसके, लोकसभा और राज्यसभा, इनके माध्यम से इनका निर्वाचन है वो किया जाता है। ठीक है, ये प्रोमिनेंट पार्ट्स थे किसके, पार्लियामेंट के, जो हमने देखे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम देखें, लोकसभा, जो अभी अभी हमने देखा है, किसके अकॉर्डिंग होगी, आर्टिकल 81 के अकॉर्डिंग। क्या होगी, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 81, इंडिया हैव ए हाउस नेम्ड लोकसभा। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर ले। क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकसभा एंड पावर्स ऑफ इट्स स्पीकर। सबसे पहले क्या करना आपको, ऑर्गेनाइजेशन, निर्माण किसका, लोकसभा का। क्या करना है, निर्माण करना है किसका, लोकसभा का। ठीक है, लोकसभा का गठन किस प्रकार से होता है, तो देखो लोकसभा अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि किसके अकॉर्डिंग होगी। आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको ध्यान में रखना है वो है नंबर ऑफ
मेंबर, सदस्य संख्या, मतलब इसमें टोटल कितने सदस्य होंगे। नंबर्स ऑफ मेंबर्स, तो नंबर्स ऑफ मेंबर्स में आपको ध्यान में रखना है एट प्रेजेंट, वर्तमान समय की बात करें तो टोटल 545 मेंबर्स, ठीक है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, 552, ठीक है। अब इनमें नॉमिनेट साथ में यूनियन टेरिटरीज से, इसके अलावा हम बात करें स्टेट से, वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो टोटली हम बात करें तो 530 सदस्य, स्टेट से कितने होंगे 530, यूनियन टेरिटरी से कितने होंगे 20 मेंबर, और नॉमिनेट कितने होंगे, नॉमिनेट कितने होंगे 2 मेंबर्स, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, किसके बारे में, मेंबर्स के बारे में। तो एट प्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 545, आउट ऑफ दीज 543 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। वर्तमान की बात करें तो 543 सदस्य हैं, कितने 543 सदस्य, वो इलेक्टेड, डायरेक्टली इलेक्टेड किसके माध्यम से, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के माध्यम से, युवा वयस्क मताधिकार के माध्यम से, ठीक है। इसके अलावा 2 मेंबर्स वो नॉमिनेट किए जाएंगे, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, वाइल जबकि 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ठीक है। कौन होंगे 2 मेंबर्स, एंग्लो इंडियन होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स में आपको इतना ही ध्यान में रखना है फॉर्मेशन में। अब सेकंड इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, इलेक्शन। सेकंड क्या ध्यान में रखना है, इलेक्शन। चुनाव, निर्वाचन जिसको हम कह सकते हैं। तो मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली, ध्यान में रखना है, डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली जो युवा वयस्क मताधिकार है, अभी हमने डिस्कस की थी इसके बारे में, उनके माध्यम से इसका निर्वाचन होता है, ठीक है। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि कुछ सीट्स है वो रिजर्व भी रखी जाती है, इसमें रिजर्वेशन भी हमें देखने को मिलता है इलेक्शन में, इसके लिए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के, ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। थर्ड पॉइंट हम देखें, क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन, सबसे पहले ही शुड, सॉरी मस्ट, शुड नहीं मस्ट, जरूरी है, क्या है, जरूरी है कि ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय होना चाहिए, ही मस्ट बी, he must be a citizen of इंडिया, क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में क्वालिफिकेशन में सेकंड देखें, मिनिमम एज 25 ईयर्स, ठीक है। थर्ड क्वालिफिकेशन इसकी बात करें तो बैंकरप्ट, दिवालिया जिसको हम कह सकते हैं, वो घोषित किया नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसके बारे में बात करें तो वो मेंटली फिट भी होना चाहिए, ठीक है। तो इनकी क्वालिफिकेशंस तो आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर थोड़ी सी हम बात और कर ले, अगर आपको पूछा जाए क्वालिफिकेशंस किसकी, राज्यसभा की,
तो इसमें आपको ज्यादा चेंज नहीं करना, सेम लिख सकते हो, केवल आपको क्या करना है, चेंज करना तो एज में करना है। ठीक है, 25 की जगह कितनी कर सकते हो आप, 30 ईयर्स कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें जितनी भी इंपॉर्टेंट पोस्ट है उनकी, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो इनमें भी आपको क्या करना है, ये वापस से क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखनी है, और उनमें भी आपको केवल चेंज करना हो, किसमें करना है, एज में ही करना है। ठीक है, प्रेसिडेंट की बात करें तो 35 ईयर्स आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर और जो चीफ मिनिस्टर उनकी बात करें तो क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए, जो पार्लियामेंट का जो सदस्य था उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी क्वालिफिकेशंस। नेक्स्ट इनकी बात करें, टेनर, समयावधि, कितने समय के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, किसमें, फॉर्मेशन में। तो इनको 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है, लेकिन समय से पहले भी इनको डिजोल्व मतलब हटाया जा सकता है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 5 ईयर्स। इसके अलावा हम इसके बारे में बात करें तो अथॉरिटी, जिसको पदाधिकारी जिसको हम कह सकते हैं, तो वो भी इनमें इंपोर्टेंट रोल लगते हैं। दो चुने जाते हैं, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ए स्पीकर एंड ए डिप्टी स्पीकर, द स्पीकर प्रीसाइड्स ओवर द मीटिंग्स, क्या करता है, केवल अध्यक्षता का कार्य करता है। कौन, स्पीकर। कौन करता है, स्पीकर। ठीक है, ऑफ द लोकसभा एंड इन अब्सेंस, और उनकी अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में, स्पीकर की। द डिप्टी स्पीकर डज ऑन, ऐसा कार्य कौन करता है, डिप्टी स्पीकर है वो करता है, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अब इसके बाद में इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आगे और था कि पार्ट्स ऑफ स्पीकर, स्पीकर के आपको जो पार है वो पूछे गए थे, वो आपको ध्यान से सुनना है, उनके बारे में और देखते हैं। स्पीकर किसके पार, स्पीकर के पार। ध्यान में रखना है आपको, सबसे पहले प्रीसाइड्स, क्या करना, प्रीसाइड्स, अध्यक्षता करना, किसकी, ओवर द मीटिंग ऑफ द लोकसभा। ये भी हमने इसके बारे में बात की थी। ठीक है, ध्यान में रखना, क्या करेगा, ये प्रीसाइड करेगा, किसकी, लोकसभा की अध्यक्षता, किसकी, लोकसभा की। सेकंड, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, रख रखाव किनका, नियमों का। कौन है, स्पीकर। नेक्स्ट इसके बारे में हम देखें